वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, यूपी पीसीएस की मांग के अनुसार ही प्रश्नों को सेट किया जा रहा है, इसलिए एक भी प्रश्न को इग्नोर मत कीजिए। अच्छे से हर दिन टेस्ट को लगाइए और प्रिपरेशन करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, तो इस प्रकार बने पर्वत को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाएगा? वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत? वलित दो बार हो गया क्या? अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत। देखिए आंसर तो इसमें एक ही होगा, भले 2 बार हो गया हो। बताइए इसका आंसर क्या है? जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है। देखिए चट्टान है, मान लीजिए, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण ये मध्य भाग को नीचे धंसा देते हैं, इसको नीचे धंसा दिया, नीचे धंसा दिया। ऊपर के जो भाग हैं ऊपर उठे हुए प्रतीत हो रहे हैं दोनों साइड के। देखिए अब ये इस प्रकार जो पर्वत बन गया, ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ब्लॉक पर्वत। ये ब्लॉक सा बन गया ना, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे ब्लॉक पर्वत। और बीच में जो भाग धंस गया उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिफ्ट वैली। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी से होकर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? नर्मदा और तापी। और ज़रा एग्जांपल दीजिए तो, किसी एक ब्लॉक पर्वत का नाम बताइए। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? ये जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो बलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? देखिए एक तो अभी क्लियर कर दिया, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। साल्ट रेंज पाकिस्तान, ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। बॉसजेस फ्रांस, ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। लेकिन जो रॉकी है ना नॉर्थ अमेरिका का, वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, वो वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एंकाकागुआ। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो शांत ज्वालामुखी है वो है एंकाकागुआ। एंकाकागुआ यह एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,960 मीटर। 6,960 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये स्थित है कहाँ पर? एंडीज़ पर्वतमाला पर। एंडीज़ किस तरह का पर्वत? वलित पर्वत, याद रखिएगा। स्ट्राम्बोली इटली में है और फ्यूजियामा जापान में है और क्लीमंजारो कहाँ पर है? अफ्रीका में, तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? एक भी वोल्कानो नहीं है। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में तो है, यूरोप में भी है, दक्षिण अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं? सबसे अधिक एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर स्थित हैं? अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर। अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर। अगर महासागर आता है तो प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर है पेटी में। और देश आता है तो कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस महासागर या सागर की परिमेखला को अग्निवलय या फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं? अब पैसिफिक यहाँ डाल दिया, या तो अग्निवलय, तो प्रशांत महासागर ही होगा। तो प्रशांत महासागर की परिमेखला पेटी को अग्निवलय या फायर रिंग ऑफ पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? आग्नेय चट्टान कौन सी नहीं है इसमें? देखिए ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, तो ये तो है। वेसाल्ट भी एक आग्नेय चट्टान है, साइनाइट भी एक आग्नेय चट्टान है, लेकिन नीस आग्नेय चट्टान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीस तो कायांतरित चट्टान है। कैसी चट्टान है नीस? नीस कायांतरित चट्टान है। कितने प्रकार की होती हैं चट्टानें? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान क्या होती हैं? जो आग्नेय या फिर अपसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनती है उनको बोलते हैं कायांतरित चट्टान। यानी कायांतरण होने के लिए अवसादी या आग्नेय चट्टान होना आवश्यक है पहले तो। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं, उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं? अभी तो बताया 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 5 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, और कौन कौन सी? अवसादी चट्टान। अब इन दोनों का जब रूपांतरण होगा, मान लीजिए आग्नेय चट्टान है, कौन सी आग्नेय चट्टान है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण हुआ तो क्या बनी? नीस बनी। अब जो नीस बनी वो किस तरह की चट्टान बनी नई? वो हो गई कायांतरित, वो हो गई कायांतरित चट्टान। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन नदियों की नदी वेशनों में अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो महानदी,
गोदावरी, दामोदर, इन सभी नदी वैष्णव की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है? आगरे का ताजमहल तो सफ़ेद संगमरमर का बना, ये तो होगा नहीं। आगरे का किला बना है बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का, और दिल्ली का लाल किला भी बना है। लाल लाल है ना, गेरुआ जैसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए, हमने देखा विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी हमने देखा, कौन सा था वो था एंकाकागुआ। कहाँ पर है? एंडीज़ पर्वतमाला पर स्थित है, और जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 6,960 मीटर में। अब विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम बताइए क्या है? उसका नाम है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो कहाँ पर है? ये भी साउथ अमेरिका में है, एंडीज़ पर्वतमाला में, अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर। अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर है ओजस डेल सलाडो। सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में कोई एक यहाँ पर असत्य है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है और कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है। करेक्ट। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर गुजर सकती हैं। गौण तरंगें द्रव पदार्थ से नहीं गुजर सकती। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय भूकंपीय तरंगें परावर्तित तथा अपवर्तित कभी नहीं होती। ऐसा तो हो नहीं सकता, देखिए, कोई चीज़ परावर्तित अपवर्तन ना हो। ये तो प्रकाश भी होता है और भूकंपीय तरंगें भी होती हैं, तो गलत है स्टेटमेंट, होती हैं ये। नंबर 13 है, जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, ध्यान दीजिएगा, तीव्रता मापी जाती है, क्या बोलेंगे उसे? बहुत कन्फ्यूज़न होता है रिएक्टर स्केल और भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ में। देखिए, पायरोमीटर तो है नहीं, पायरोमीटर तो सनलाइट जो है ना उसका ताप मापने के लिए, एनोमीटर वायु का वेग मापने के लिए नहीं होगा, मतलब हाई टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर। तो देखिए, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ पर इसको मापते हैं। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है ना, वो जो लेख है वो है भूकंप लेख, भूकंप लेख या सिस्मोग्राफ के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिक्टर स्केल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? रिक्टर स्केल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? रिक्टर स्केल पैमाने का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में किया गया। करेक्ट है। रिक्टर स्केल एक लघु गणकीय पैमाना होता है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। करेक्ट। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। करेक्ट है, तो यही होगा गलत। इस स्केल पर, इस किस रिक्टर स्केल पर 2.0 से 3.0 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप होना, जबकि 5.0 की तीव्रता का अर्थ है शक्तिशाली भूकंप होना। देखिए, इतना तो करेक्ट है कि 2 और 3 की तीव्रता रहेगी तो हल्का भूकंप है, इतना तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ ब्लंडर कर दिया। 5.0 नहीं बल्कि 6.2 की तीव्रता से अगर भूकंप आता है तो उसको शक्तिशाली भूकंप माना जाता है, ना कि 5.0। 6.2, 6.2 याद रखिएगा। नंबर 15 है, रिक्टर स्केल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में त्रुटि हो गई है क्योंकि यहाँ ऑप्शन तो मिले हैं लेकिन क्वेश्चन सेट नहीं हो पाया, इसको इग्नोर मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ज्वालामुखी में अधिकतर उद्गार होता रहता है, इनमें से किसी एक की बात हो रही है। वर्तमान समय में विश्व में इनकी संख्या 500 है। इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली इन ज्वालामुखियों के प्रमुख उदाहरण है। मैक्सिको में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही डैश है और इसमें 40 बार से अधिक उद्गार हो चुका है। उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किसकी सर्वोत्तम व्याख्या कर रहा है? बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। इन ज्वालामुखी में अधिकतर उद्गार होता रहता है। अधिकतर उद्गार होगा तो कैसा वोल्केनो हो जाएगा? वो तो एक्टिव वोल्केनो होगा ना, सक्रिय ज्वालामुखी। तो इसका आंसर आँख मीच कर मारिए, सक्रिय ज्वालामुखी। इससे दो बातें पता चलती हैं कि एटना जो है ना और स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है, और ये दोनों कहाँ पर है? इटली में है। और मैक्सिको में है कोलिमा ज्वालामुखी, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दो तीन चीज़ें पता चली ना इससे। नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से अवसादी चट्टानों के उदाहरण है? देखिए, चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, ये करेक्ट है। लिंगनाइट कोयला भी एक अवसादी चट्टान है, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ग्रेबो जो है वो एक कायांतरित चट्टान है। ग्रेबो कैसी चट्टान है? ग्रेबो एक कायांतरित चट्टान है।
अगर चूना पत्थर का कायांतरण या स्थानांतरण होता है तो कौन सी चट्टान बनती है? संगमरमर बनती है। लिग्नाइट कोयले का स्थानांतरण होगा या कायांतरण होगा तो क्या बनेगा? एंथ्रेसाइट कोयला बनेगा, ध्यान दीजिएगा। और एंथ्रेसाइट कोयले में सबसे ज़्यादा होता है कार्बन, और सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट कोयला को। 80 से 90% होता है उसमें कार्बन, 80 से 90% कार्बन एंथ्रेसाइट कोयले में। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है? तो स्लेट एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। कैसे बनती है स्लेट? सेल जो अपसादी चट्टान है ना, उसके कायांतरण से बनती है। फाइलाइट किसके कायांतरण से बनता है? फाइलाइट एक कायांतरित चट्टान है। फाइलाइट एक कायांतरित चट्टान है। किसके रूपांतरण से बनती है फाइलाइट? फाइलाइट किसके रूपांतरण से बनती है? चूना पत्थर के रूपांतरण से। और सिस्ट भी एक कायांतरित चट्टान है। सिस्ट कैसे बनती है? ये फाइलाइट के रूपांतरण से बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ज्वालामुखी के प्रस्फुटन के समय निम्नलिखित में से किन किन का उद्गार होता है? देखिए, जब वोल्केनो फटता है ना, तो धरती के अंदर जो होता है वो तो मैग्मा होता है, जब बाहर आता है तो वो लावा, लावा बोलते हैं ना उसको। तो पिघला हुआ लावा निकलता है उससे, और साथ ही साथ क्या निकलता है? राख भी निकलती है, भाप भी निकलती है। लावा तो हो ही गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किन चट्टानों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है? देखिए, जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं ना, बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं, बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है, और इन चट्टानों में लोहे की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है, और उससे ही होता है काली मिट्टी का निर्माण। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, और इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो 20 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे। अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना, एक बार तो कर ही लेना। जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चली हैं, प्लेलिस्ट में लिंक हर टेस्ट के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।